रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन ऐसे गुजरे हैं कि इन 2-3 दिन में गर्मी की वजह से तबीयत कुछ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और गर्मी बहुत है इस समय। आप लोगों को भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, खासकर घर के छोटे बच्चों को और घर के बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय अमूमन जो पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें होती हैं, यानी लूज़ मोशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, वॉमिटिंग वगैरह होती है, प्लेटलेट्स जो काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से डायरिया भी बन जाता है। इसलिए इंसान को खासकर बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं आप लोग को हमेशा से कुछ कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता हूँ क्राइम की, और जितनी भी कहानियाँ मैं आप लोग को सुनाता हूँ ये सारी की सारी कहानियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिससे समाज को बहुत बड़ी सीख भी मिलती है, क्योंकि क्राइम एक ऐसी चीज़ होती है कि कब किस शक्ल में इंसान की चौखट पर दस्तक दे जाए इंसान को पता ही नहीं चलता। कई बार तो इंसान गलतफहमी में कत्ल कर देता है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान गुस्से में क्राइम कर देता है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जिस दलदल में फंसा हुआ होता है उस दलदल से बाहर निकलने के लिए क्राइम कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये जितने भी रास्ते होते हैं गलत होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, भयावह होते हैं, जिससे ना कि समाज में इज्जत तार तार होती है बल्कि समाज में उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है वो भी निकल के आता है, और जिस वजह से उसने जिस चीज़ को छुपाने के लिए कत्ल किया होता है वो चीज़ भी लोगों को पता चल जाती है। तो अमूमन इस तरीके के केसेस होते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर कोई अवैध संबंधों में या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो भी जाए तो उसे समय रहते इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कई बार तो अवैध संबंध खून के प्यासे हो जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 महीना पूरा गुजर चुका है, आज 1 तारीख आ चुकी है। तो आज 1 तारीख को लाइव आना था, लेकिन लाइव आज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि आज ये जो वीडियो आप सुन रहे होंगे ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंट में जाना पड़ रहा है और जैसे ही वापस लौट के आऊँगा तो आप लोग को सुबह में ही बता दूंगा कि आज रात को लाइव आ रहे हैं। तो आप लोग उसी हिसाब से तैयार हो जाना, रेडी हो जाना। आप ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि ये तो एक औपचारिक बात हो गई, सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा ये कहानी रिश्तों को कुछ इस तरीके से तार तार करती है कि एक तरीके से आप जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लोग यही सोचेंगे कि एक बेकसूर इंसान की जान चली गई, आखिरकार इसमें उसका दोष ही क्या था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को बताऊं उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में जो बेल आइकन रहता है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो क्राइम स्टोरीज आप लोग को मिलती हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप लोग को मिलती रहें। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड से, और इसी झारखंड के अंदर एक जगह पड़ती है गिरिडीह, और इसी गिरिडीह के अंदर एक थाना आता है तिसरी थाना, और इसी तिसरी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है बलबाना गांव, और इसी बलबाना गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक लड़का भी है जिसका नाम मुस्तकीम है। बाकी परिवार के बारे में ज़्यादा चीज़ें न्यूज़पेपर में या अलग अलग जगहों पे मैंने खोजने की कोशिश की, नहीं मिल पाई, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर इस लड़के का नाम मुस्तकीम होता है। मुस्तकीम जिसकी उम्र शादी की हो चुकी थी, लेकिन मुस्तकीम जब बड़ा हुआ था तो परिवार की फाइनेंशियल स्टेटस जो थी वो तो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। इसलिए मुस्तकीम जो था वो केरला में रहकर एक होटल पे काम किया करता था और वहाँ पे उसे अच्छे खासे पैसे मिला करते थे। उन पैसों को वो अपने घर पे भेजता। इसी तरीके से परिवार का गुजर बसर हो रहा था, सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जब मुस्तकीम की उम्र शादी की हो जाती है तो परिवार वालों को लगता है कि अब मुस्तकीम की शादी करनी चाहिए। लिहाजा परिवार वाले मुस्तकीम के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। लड़की आखिरकार मुस्तकीम के लिए मिलती है। एक खुशबू नाम की लड़की परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। मुस्तकीम को भी खुशबू का फोटोग्राफ्स दिखाया जाता है तो मुस्तकीम को भी खुशबू पसंद आ जाती है। इधर खुशबू को भी मुस्तकीम का फोटोग्राफ्स दिखाया जाता है तो खुशबू भी मुस्तकीम को एकदम से पसंद कर लेती है। उसके बाद में रिश्ता तय हो जाता है। अब खुशबू और मुस्तकीम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत करने लगे थे। धीरे धीरे शादी का जो समय था, शादी का समय भी आ जाता है, और उसके बाद में आखिरकार इन दोनों की साल 2024 में शादी हो जाती है। साल 2024 में इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद में तकरीबन 3 महीने का लंबा समय गुजर जाता है। 3 महीने तक इस परिवार में खुशियाँ थीं, सारी चीज़ें बढ़िया थीं, लेकिन 3 महीने के बाद में इनके परिवार के अंदर कुछ ऐसा भयानक होने वाला था जिसका अंदाज़ा परिवार को भी नहीं था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 22 सितंबर साल 2024 की, यानी सितंबर का बीचों बीच वाला महीना। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20-22 सितंबर की ये बात है
सितंबर को अचानक से जो मुस्तकीम होता है ये घर से लापता हो जाता है। अब परिवार वाले मुस्तकीम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बीवी से पूछते हैं तो खुशबू बताती है कि वो तो अभी शाम के वक्त ये कहकर गए थे कि लौट आएंगे, लेकिन अभी तक लौट कर आए नहीं है। अच्छा, पूरी रात परिवार वाले मुस्तकीम को हर उस जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर मुस्तकीम जा सकता था, तमाम मिलने वालों के पास में, तमाम उन दोस्तों के पास में जहाँ पर मुस्तकीम जा सकता था, क्योंकि मुस्तकीम जो था वो केरला में रहकर होटल पे काम किया करता था, तो वहाँ से वो अपने घर आया हुआ था। और कई बार ऐसा होता था कि मुस्तकीम अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में घूमने चला जाया करता था। अमूमन कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति बाहर काम करता है और जब वो गांव लौट कर आता है तो वो कई बार अपने दोस्तों में ज़्यादा समय बिताता है। मुस्तकीम भी सेम कुछ ऐसा ही करता था। अब इसी बीच में 22 सितंबर को मुस्तकीम जब घर से गया था तो अपनी पत्नी से ये कहकर गया था कि वो बस अभी गया और अभी लौट के आया, लेकिन अब मुस्तकीम लौट के आया नहीं है। पत्नी बार बार फ़ोन लगा रही है, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। इसलिए पत्नी ने घर परिवार वालों को बताया। अब घर परिवार वाले ने पत्नी से पूछा भी क्या कुछ कह के गए थे, तो पत्नी खुशबू ने बताया कि मैं अभी परेशान हूँ, ये कहकर गए थे कि बस अभी गया और अभी आया, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं बार बार उनका मोबाइल नंबर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मोबाइल नंबर भी लग नहीं रहा है। अब परिवार वाले बेचारे क्या करते, हर उस जगह पर ढूंढते हैं जहाँ पर वो जा सकता था। तमाम मिलने वालों में, गाँव में, हर घर जाकर ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती है। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार वालों को आश्वासन देते हैं कि रात भर का इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है कि मुस्तकीम कहीं चला गया हो, या फिर फ़ोन नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि उसका मोबाइल फ़ोन डाउन हो गया हो, यानी स्विच ऑफ हो गया हो बैटरी की कमी से। तो सुबह तक का इंतज़ार कर लीजिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और सुबह तक अगर मुस्तकीम लौट कर नहीं आता है तो फिर तुम्हें पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट लिखानी चाहिए। अब परिवार वाले इंतज़ार करते हैं। उसके बाद में 23 सितंबर साल 2024 आ जाता है। 23 सितंबर साल 2024 को गांव में से कुछ लोग सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं। अब गांव में से कुछ लोग सुबह सुबह जब अपने खेतों पर जाने के लिए निकले थे तो नज़दीकी एक खेत होता है गांव के पास में ही, जो कि गन्ने का खेत होता है। उसी गन्ने की खेत की मेड़ पर कुछ लोगों को कुछ अजीब तरीके का दिखाई पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध था। अब वो जो लोग होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में देखते हैं तो देखते क्या है कि ये तो डेड बॉडी पड़ी है, और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मुस्तकीम की डेड बॉडी थी। लिहाजा अब ये जो खबर थी पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल चुकी थी कि मुस्तकीम घर से जो गायब हुआ था कल रात, उसका शव गन्ने के खेत में मिला है। अच्छा, परिवार वालों को भी ये खबर पहुंच जाती है। खुशबू को जब ये खबर मिलती है कि उसकी पत्नी का शव गन्ने के खेत में गांव के पास में ही मिला है, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो तो बयान दे देकर रोने लगती है कि वो अभी आए थे, इतने दिनों में आए थे, मुझे तो प्यार करने का मौका भी नहीं मिला, मेरी शादी को महज अभी 3 ही महीने गुजरे हैं, मैंने अभी अपने पति के साथ में अच्छे बुरे दिन कुछ नहीं देखे, बस वो कुछ समय के लिए आते थे और अपने काम पे ही रहा करते थे। आज किस बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। लिहाजा परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। अब दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुँचती है, सबसे पहले उस शव को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। जब बारीकी से चेक करती है तो पता ये चलता है कि जो मुस्तकीम है, ये इसके शव पे जो निशान मिले थे वो चोटों के निशान थे, साथ के साथ गला दबाकर इसकी हत्या की गई थी। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को मिल जाती हैं तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेके सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस पूछताछ शुरू करती है। घर वालों से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई रंजिश, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन, या फिर किसी से कोई ज़मीनी विवाद। लेकिन घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि साहब हम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी हैं, हमारा ना किसी से कोई झगड़ा रहा, ना किसी से कभी कोई विवाद हुआ, ज़मीन तो हमारी है ही नहीं। लिहाजा इस तरीके से घर वाले पुलिस को अपने बयान दर्ज कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जब इस मुस्तकीम की पत्नी के बयान दर्ज कराती है तो मुस्तकीम की जो पत्नी खुशबू होती है, ये पुलिस को बयान देते समय थोड़ा सा कतराने की कोशिश करती है। ये पुलिस से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, लिहाजा कहीं ना कहीं पुलिस को खुशबू के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए पुलिस अब इस पूरे मामले में ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत खुशबू को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में इसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। हालांकि अभी इसे अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया था कि इसने जुर्म किया है, बल्कि इसे बस महज पुलिस थाने के अंदर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और इस बात की नॉलेज खुशबू के परिवार वाले यानी ससुराल वालों को बिल्कुल नहीं थी कि खुशबू को आखिरकार क्यों बुलाया गया। अब खुशबू जो थी वो नॉर्मली पूछताछ के लिए गई थी, लेकिन खुशबू से जब वहाँ पर पुलिस वाले आड़े तिरछे सवाल करते हैं और जब इससे बदल बदल कर सवाल किए जाते हैं तो जो खुशबू थी ये पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और उसके बाद ये पूरा जो अपना गुनाह था उस गुनाह को कबूल कर लेती है। दरअसल खुशबू बताती है कि उसने ही अपने पति की हत्या की है और इस सब में
उसका जो बहनोई जाकिर है वो शामिल है, यानी मुस्तकीम का साड़ू। अब ये सारी बात जब पुलिस को ये बताती है तो उसके बाद में पुलिस जाकिर को भी अरेस्ट करती है। जाकिर जो कि बलहारा का रहने वाला था, अब जाकिर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, खुशबू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब धीरे धीरे जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोग बड़ा हैरान होते हैं, लेकिन अभी तक खुशबू ने और जो प्रूफ था वो प्रूफ खुशबू के ख़िलाफ़ नहीं मिल पाया था। लेकिन जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है और इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार मुस्तकीम की हत्या करने के पीछे क्या रीज़न था और तुमने कत्ल क्यों किया, क्या वजह रही, तो उसके बाद में खुशबू बताती है कि उसके जीजा जाकिर के साथ में शादी से पहले ही गलत रिश्ते थे और वो अपने जीजा से मोहब्बत किया करती थी। आए दिनों इन दोनों का मिलना जुलना होता था, लेकिन इसी बीच में खुशबू का रिश्ता आ जाता है मुस्तकीम का। अब मुस्तकीम से खुशबू शादी के लिए हाँ कर देती है। मुस्तकीम भी शादी खुशबू से करने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश था। दोनों प्यार मोहब्बत से शादी करते हैं। शादी करने के बाद में वक्त गुजरने लगता है, लेकिन दोस्तों जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है खुशबू फिर से अपने जीजा जाकिर के प्रति अट्रैक्ट होने लगती है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, क्योंकि मुस्तकीम शादी के बाद ही केरला चला गया था और इस समय जो खुशबू थी ये घर पर अकेली रहा करती थी। अब घर पर अकेली रहती तो क्या करती, पति को फ़ोन लगाती तो वो कभी काम में बिजी होता, कभी जॉब में बिजी होता। इसलिए ये अपने जीजा जाकिर को कॉल करती, उससे बातचीत करती, उसे मिलने के लिए बुलाती। अब कभी भी जाकिर जब आता तो जो खुशबू थी, चूँकि ये सेपरेट रहा करती थी, इसलिए ये उसके साथ में अनैतिक संबंध बनाता, शारीरिक संबंध बनाता रहता है। इसी बीच में सितंबर के महीने में जो मुस्तकीम था ये अपने घर आया हुआ था। अब ये मुस्तकीम अपने घर आया हुआ था, इसे किसी बात की नॉलेज थी नहीं कि उसके घर परिवार में क्या चलता है, लेकिन उधर जो जाकिर था उसके ऊपर खुशबू का भूत सवार था। खुशबू को भी जाकिर की लत लग चुकी थी। अब पति की मौजूदगी में ही खुशबू जाकिर को मिलने के लिए बुला लेती है। उसके बाद में जाकिर चूँकि मेहमानी के लिए आया था, साड़ू के घर आया था, रात को रुकता है, खाना खाता है। उसके बाद में ये अपने ही साड़ू की पत्नी के साथ में रात के समय यानी अपनी साली के साथ में अनैतिक संबंध बनाने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। कमरे में जाता है, मुस्तकीम सोया हुआ होता है। उसके बाद में ये खुशबू को लेके आता है एंड इसी बीच में मुस्तकीम की आंख खुल जाती है और वो अपनी पत्नी खुशबू को जाकिर के साथ में अनैतिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। जब वो देखता है, अब जैसे ही वो इस बात का विरोध करता है तो जो खुशबू थी और जाकिर था ये दोनों मिलकर इस मुस्तकीम की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में शव को वहीं पास ही के खेत में फेंक देते हैं और वहाँ से जो जाकिर था वो 9-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग बड़ा हैरान थे, बड़ा परेशान थे कि आखिरकार एक पत्नी कितनी बड़ी डायन बन सकती है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए परदेश में रहकर काम करता है, पैसे कमाता है, लेकिन उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसकी जो पत्नी है गैर लोगों के साथ में अनैतिक संबंध बनाने लगती है। ना कि अनैतिक संबंध बनाती है कि वक्त पड़ने पर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उसका कत्ल भी कर देती है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के अंदर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप मुस्तकीम को जिम्मेदार मानते हैं कि उसने अपनी पत्नी को छोड़कर केरला चला गया, या फिर खुशबू को जिम्मेदार मानते हैं कि उसको ऑलरेडी वो अपने जीजा के साथ में अनैतिक संबंधों में थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने शादी की और शादी के बाद भी उसने अपने जीजा के साथ में अनैतिक संबंध कंटिन्यू रखे, या फिर जाकिर की? जाकिर ऑलरेडी खुशबू की बहन से शादी कर चुका था और ऐसे में एक नहीं अब कई ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। मुस्तकीम जो इस दुनिया से जा चुका है, खुशबू जो अपनी तमाम ज़िंदगी अब जेल में गुजारेगी, जाकिर अब वो भी तमाम अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। अब ज़रा सोचिए इसमें जाकिर के बच्चों का, जाकिर की पत्नी का क्या दोष है, या फिर मुस्तकीम का क्या दोष था? आप लोगों को जो भी सही लगता हो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब जी, 28 और 29 मई को आपकी कहानी बहुत ढूंढने के बाद भी तब तक नहीं पहुंची, ऐसा क्या हुआ? तो मंसूरी भाईजान जी, दरअसल तबीयत ख़राब थी, इस वजह से स्टोरी नहीं आ पाई। मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर, चाइना की कहानी अच्छा लगा। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं भाई अच्छी कहानी थी, मलिक भाई सलामत रहिए। तो जावेद जी शुक्रिया। अनुज कुमार हैं, लिखते हैं बहुत ही सुंदर कहानी है, पहली बार सुनी ऐसी घटना। तो अनुज कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। स्माइलिंग वीवर हैं, लिखते हैं नाइस एक्सप्लेन, ऑल द बेस्ट भाईजान। तो स्माइलिंग वीवर जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। शीलनिधि शर्मा है, लिखते हैं क्राइम स्टोरी सदाबहार चैनल चलाने वाले हो मलिक जी। तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है रावण पंडित जी का, लिखते हैं भाई जी मैं आदिवासनी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो रावण पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में श्रेयस शर्मा है, लिखते हैं बहुत अच्छा मलिक भाईजान। तो श्रेयस शर्मा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। ए खान है, लिखते हैं सुपर भाई। दिनेश कुमार है, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं टू गुड भाई। स्माइलिंग वीवर है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो।
तो स्माइलिंग व्यूवर जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइएगा। दिनेश कुमार जी हार्ट बनाते हैं, मंसूर कुमार जी हार्ट बनाते हैं और मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, सॉरी। एक खान लिखते हैं आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, एक खान जी शुक्रिया। कटवा प्रदीप हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। वज़ीर खान लिखते हैं आज की रात को बेगम के साथ में कहानी सुनेंगे। तो वज़ीर खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी पत्नी के साथ हमारी कहानी सुनेंगे। धीरज सिंह लिखते हैं राम राम मलिक भाई जी, आप हमेशा खुश रहें। भैया आप 2 दिन से स्टोरी क्यों नहीं आई थी, क्या प्लीज़ बताना। धीरज सिंह मथुरा से। तो धीरज सिंह जी तबीयत मेरी ख़राब थी, मैंने आप लोग को एक पोस्ट करके बता भी दिया था, खैर माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट सही है अगर ताज बहादुर सहानी करके लिखते हैं मलिक भाई स्टोरी तो अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते हैं कि स्टोरीज़ का जो लास्ट 2 मिनट होता है उसको हाईलाइट करने का प्रयास करें, ऐसा करने से स्टोरीज़ को बूस्ट मिलेगा ऐसा हमें लगता है। अगर हमने गलत सजेस्ट किया है तो क्षमा प्रार्थी हैं। तो तेज बहादुर जी ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, आपने जो सजेस्ट किया अच्छा किया, लेकिन कई सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप जब कहानी के अंतिम 2-3 मिनट डिस्क्लोज़ करते हैं तो उससे कहानी का मज़ा बिगड़ जाता है, इसलिए मैंने उन चीज़ों को बंद कर दिया था। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ऐसा शुरू कर दूंगा। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं। साजिद दार जी हार्ट बनाते हैं। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, तो भाई वालेकुम सलाम। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, तो वालेकुम सलाम जी। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं। रावण पंडित जी हैं लिखते हैं भाई जी मैं नोएडा अथॉरिटी से अनुज पंडित जी, तो अनुज पंडित जी आपका शुक्रिया कि आप नोएडा अथॉरिटी से हमारी कहानी सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ीक हैं, ये अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी लिखते हैं क्या ही कहानी सुनाते हो भाई आप, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी आज की कहानी काफ़ी अलग थी, जी शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी जी ने लिखा है नाइस स्टोरी भाई जी, तो हसीबुल अंसारी जी आपका बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।